क्लास है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेस्ट पेपर 18 का डिस्कशन होना है। टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 46 है। ग्लिप्टल पॉलीमर इज ऑब्टेन फ्रॉम इथीलीन ग्लाइकॉल बाय रिएक्टिंग इट विथ, तो इसका आंसर हो जाएगा थैलिक एसिड। 46 में इसका आंसर हो जाएगा थैलिक एसिड। ये हो जाएगा थैलिक COOH एंड देन ये COOH, ये थैलिक एसिड हो जाएगा, यानी आंसर इसका ये बी हो जाएगा। उसके बाद कहता है कंपाउंड विच इज एडेड टू सोप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इज बाइथायोनल। यहाँ पे 47 में आंसर इसका डी हो जाएगा बाइथायोनल। यहाँ पे ये एस बाइथायोनल। क्वेश्चन नंबर 48 में है। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है ए मिक्सचर ऑफ सैलिसिल्डिहाइड एंड पैराहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड कैन बी सेपरेटेड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टीम डिस्टिलेशन। 48 का आंसर बी हो जाएगा एस्टीम एस्टीम डिस्टिलेशन। ये पोजीशन पे C डबल बॉन्ड, ये O और ये H, और यहाँ पे ये H, ये पार्शियल निगेटिव ये पार्शियल प्लस हो जाएगा, ये इसके बीच एसोसिएट हो जाएगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ये बॉन्डिंग हो जाएगा। 49 में कहता है इन द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज द एनोमेरिक कार्बन इज, तो यहाँ पे ये C2 ईपीमर। इन द रिंग स्ट्रक्चर फ्रक्टोज द एनोमेरिक कार्बन इज, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे हो जाएगा, यानी 49 का ये आंसर सी हो जाएगा, यानी कार्बन नंबर 2 पे ये एनोमर्स बनाएगा। ये ऐसा होगा, ये CH2OH, यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड ओम, फिर ये 1, यहाँ पे 2, ये OH और ये H हो जाएगा 3, 4th पे ये H और ये OH हो जाएगा, और 5th पे H और ये OH, और लास्ट में ये CH2 ये OH हो जाएगा। तो ये इन्हीं पे जा कर के अटैक करेगा और ये पोलराइज कर जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 50 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल would you accept to form carbocation most readily in sulfuric acid, तो यहाँ पे 50 का जो आंसर हो जाएगा 50 का वो बी हो जाएगा।
बी होगा। उसका कारण ये है कि ये पोजीशन पे ऐसा लिखा रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल और ये OH हो जाएगा। इस पे H+ का रिएक्शन कराइएगा तो इन दोनों के बीच एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो वाटर निकलने के बाद ये ऐसा हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर ये पोजीशन पे ये डबल और ये प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा। 51 के बाद यहाँ का रैंक द फ्लोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 51 में क्या होगा, 51 में ये पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड, ये पोजीशन पे O, देन यहाँ पे N और ये H हो जाएगा, ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, पावरफुल एक्टिवेटर होगा, पावरफुल एक्टिवेटर। तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, फिर ये O एंड देन ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये आएगा, ये पोजीशन पे ये आ जाएगा। फिर लास्ट में यहाँ पे ये C, ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, तो 51 का जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। उसके बाद 52 के अंदर आ जाओ। 52 में ये ऐसा लिखा हुआ है, ये पोजीशन पे CO, ये CH3 लिखा हुआ है। इस पे नाइट्रेशन कराओगे, इस पे नाइट्रेशन कराने के लिए कहता है HNO3 H2SO4 के साथ। तो ये बनेगा, ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3 और यहीं पे NO2 ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद इस पे कहता है जिंक, ये अमलगम दिया होगा और उसके बाद HCl लिखा होगा। तो ये प्रोडक्ट बना लेगा, यहाँ से ये इथाइल और ये NH2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 53 के अंदर क्या होगा, 53 में ये बेंजीन लिखा रहा और इस बेंजीन पे CH2, ये Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रिएक्शन कराना होता है। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट PH, यहाँ पे CH2, देन ये PH बन जाएगा। 53, 54 में क्या होता है देख लेना। 54 में है एंटी एरोमेटिक पूछ रहा है, तो एंटी एरोमेटिक ये हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये प्लस चार्ज, तो ये थर्ड और यहाँ पे ये फोर्थ, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा 54। उसके बाद 55 में कहता है
ये पोजीशन पे ऐसा लिखा रहा, ये H यहाँ पे लिखा रहेगा फर्स्ट टाइम KNH2 DMF और सेकेंड टाइम ये PH, यहाँ पे ये CH2 ये Br लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनाएगा ये C डबल बॉन्ड यहाँ पे CO एंड देन ये लिखाएगा CH2 यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप। ओके, ये A बन गया होगा। उसके बाद क्या करना है, इस पर KOH के साथ KOH के साथ हीट करना है और फिर उस पर H3O प्लस के साथ रिएक्शन करा देना है। तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा PH, यहाँ पे ये CH2, देन यहाँ पे ये NH2 हो जाएगा। उसके बाद 56 में है 56 में लिखा हुआ है यहाँ पे ये COCH3, इस पे I2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है। तो ये आइडोफॉर्म का येलो प्रिसिपिटेट बनाएगा, ये X होगा और साथ में ये PHCO का होल ट्वाइस ये Ca ये Y बन जाएगा। ओके, ठीक है। अब इस Y को क्या करना है, हीट करना होता है। इसको हीट करोगे ना तो माइनस CaCO3 बाहर हो जाएगा, तो ये PH, यहाँ पे ये CO एंड देन यहाँ पे ये PH बन जाएगा। उसके बाद ये Z हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि इस पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराना है, तो ये CH3 यहाँ से MgBr, उसके बाद एसिडिफिकेशन कराना है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा PH, देन ये पोजीशन पर OH और ये पोजीशन पे फिर PH, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 57 के अंदर क्या है उसको देख लो। 57 में यहाँ पे ये H, ये CO एंड देन ये CH, ये माइनस और ये CO, ये H हो जाएगा। तो इसका माइनस M इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, ये भी एल्डिहाइड है तो इसका माइनस M इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा P, उसके बाद Q, फिर उसके बाद क्या लिखना R लिख देना। ठीक है, 57 के बाद यहाँ पे 58 हो जाएगा। 58 में क्या है, 58 में ये CH2, ये डबल बॉन्ड CH, देन N, ये प्लस, ये डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे ये O माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का होगा, इसका आंसर A हो जाएगा। उसके बाद 59 में क्या कहता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 59 में, यहाँ पे ये D लिखा होगा। 59 के अंदर क्या है उसको देख लो। 59 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल अंडरगो एन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड एल्कीन विल बी फॉर्म इन द प्रोडक्ट। इसका आंसर डी होगा, इसका ए, बी और सी नहीं होगा। उसका कारण क्या है उसको सुनो। यहाँ पे ए, बी एंड सी will be produce
produce alkene at bridge head carbon which is highly destabilized according to Biret's rule। 59 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है? यहां पे ये x लिखा हुआ है, इस पे E2 एलिमिनेशन कराया गया। E2 एलिमिनेशन कराया गया तो एक प्रोडक्ट ब्यूटवानीन का और एक प्रोडक्ट ब्यूटुइन का बनता है। तो यहाँ पे ये सेडजेफ प्रोडक्ट है, सेडजेफ, और ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे कहता है कि x क्या होगा, तो यहाँ पर x में यहाँ पे कहता है कि इन द एबव रिएक्शन एलिमिनेशन मैक्सिमम सेडजेफ प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन वेयर x इज। तो x की जगह पर लिखा हुआ है आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या होगा बोलो? आयोडीन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आयोडीन यहाँ पे क्या होगा बोलो? गुड लिविंग ग्रुप होगा, और फ्लोरीन जो होगा वो क्या होगा? पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, टेस्ट पेपर 18 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है फोटो सेंसिटिव मेटल इज नॉट इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन इरेडिएटेड, इट विल डू सो व्हेन द थ्रेशोल्ड इज क्रॉस। टू क्रॉस थ्रेशोल्ड वी नीड टू इंक्रीज। तो आप जानते हैं कि यहाँ अगर कोई मेटल के सरफेस पे लाइट पड़ रही है तो ये उसकी टोटल एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की सम के बराबर होगी, और पोटेंशियल एनर्जी को ही यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और थ्रेशोल्ड एनर्जी ई की वैल्यू जो है एच न्यू से डिपेंड करेगी। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये तो कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, तो ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, इसका आंसर सी है। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस रिफर टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल का डिफिनीशन है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो यहाँ पे हमको गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल के केटायन बनाना है, और वो भी 1 चार्ज का। तो इस तरह से आंसर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फॉल्स। तो ये गलत बताना है। तो कह रहा है इट अल्टर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। सही बात है, इसके प्रेजेंस से जो है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ जाता है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो ये करेक्ट हो गया। और हाइड्रोजन बॉन्ड उस कोवेलेंट कंपाउंड के द्वारा ही शो किया जा सकता है जिसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो और उन्हीं के एडजेसेंट हो, तो सबके द्वारा नहीं शो किया जा सकता है। तो ये भी करेक्ट है। और द हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोजन बॉन्डेड पेयर ऑफ एटम इज इक्विडिस्टेंट। तो ये गलत हो गया। जैसे हम वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड यहाँ देख रहे हो तो ये कोवेलेंट है, जो स्ट्रांगर है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगी। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड का है OH बॉन्ड, जो कि वीकर बॉन्ड है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो ये इक्विडिस्टेंट नहीं होगा। तो ये गलत, ये हमारे मतलब का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल जो है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ देखो नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, फास्फोरस पे 1 और सल्फर पे 2 है। और यहाँ
अब देखो तो लोन पेयर के 2 होने से यहाँ बॉन्ड एंगल कम हो गया, तो इसमें और इसमें नाइट्रोजन का ज़्यादा हुआ, और इसी तरह से इसमें PH3 फास्फीन का ज़्यादा हुआ। तो ये हमारा आंसर हो गया। 65 कह रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल हाइड्राइड। तो एल्कली मेटल हाइड्राइड स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है, क्योंकि आयनिक बांड होती है हाइड्राइड में, और आयनिक बांड कूलम लॉ से Q1 Q2/R² से डिपेंड करती है। तो रेडियस ऑफ केटायन, अब देखो हाइड्रोजन सब में कॉमन है, तो हम रेडियस ऑफ केटायन पे जाते हैं। जिसका रेडियस ऑफ केटायन जितना छोटा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 66 में देख रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी सेंट्रल एटम की साइज के साथ बढ़ती चली जाती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में दोनों में ये फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 67 में देखें बोरेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो बोरेक्स का फार्मूला है Na2B4O7.10H2O, पर करेक्ट फार्मूला Na2B4O5OH4.8H2O। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये देखो 3 BO3 मतलब BO3 के 2 यूनिट और BO4 के 2 यूनिट हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। तो 68 में कह रहे हैं कौन सा पेयर जो है बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये हमारा आंसर बी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। तो 69 का क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ज़्यादा। तो यहाँ देखो SO3 2- में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यहाँ है +6 और यहाँ भी है +6। तो 4 से 6 का ज़्यादा होगा, और इस 6 और इस 6 में देखेंगे तो ये जो है मार्शल एसिड का बना हुआ एनायन है। तो इसमें पेरोक्साइड बांड है, पेरोक्साइड बांड के नाते इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए इसकी पावर ज़्यादा हो गई। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना इज नॉट फिजिबल। तो एल्यूमिना जिसका फार्मूला Al2O3, अगर ये एनाइज हो तो एल्यूमिनियम +3 और ऑक्साइड 2- बनाए। तो जब देखो केटायन पे चार्ज ग्रेटर होता है तो उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है, जिससे कोवेलेंट नेचर बढ़ जाता है। फजांस रूल आपने पढ़ा होगा, और कोवेलेंट नेचर होने से ये बॉन्ड स्ट्रांगर हो गया और ये बैड कंडक्टर हो गया। यानी ये आसानी से जो है क्या हो रहा है, आसानी से ये आयनाइजेबल नहीं हुआ। तो बैड कंडक्टर यानी कि बॉन्ड हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट होगा। अब स्ट्रांग बॉन्ड हो गया, तो स्ट्रांग बॉन्ड हो गया, और स्ट्रांग बॉन्ड होने से ये फिजिबिलिटी कम हो गई। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। अब 71 कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल एग्जिस्ट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो सिर्फ नीचे ही आ सकती है, और जब नीचे ही आ सकती है तो वो क्या होगा, तो वो सिर्फ रिडक्शन कर सकती है, और रिडक्शन कर सकती है तो उसका काम केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया करेक्ट वाला। अब यहाँ पे आंसर सी करेक्ट हो गया। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ लगता है, तो 4D और 5D के रिस्पेक्टिव एलिमेंट में लगता है, चाहे वो एलिमेंट का एटम हो या आयन, जिसकी वजह से साइज सिमिलर होती है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 73 देखें। FeCO5 में आयरन और कार्बन के बॉन्ड के नेचर के बारे में है। तो यहाँ देखो कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है जो सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर है, और सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर के नाते हमारा डी आंसर करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 74 कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट विथ मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 एंड 2.83। तो 4.9 का मतलब हुआ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे, और 2.83 का मतलब हुआ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो इसका मतलब हमारे आयन को D4 होना चाहिए, तो D4 हो गया तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ पे जाके पेयर हो गया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। तो ये केवल मैग्नीज का +3 शो कर पाएगा। तो हमारा आंसर हो गया सी। और क्वेश्चन नंबर 75 स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में है। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है स्टेप वाइज इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ K1 की वैल्यू 4 है, K2 की वैल्यू 3 है, तो इस तरह से β2 की वैल्यू 12 होगी, और इस तरह से हमारा आंसर ए करेक्ट हुआ। ओके, थैंक यू। तो बेटा डिस्कशन कर रहे हैं टेस्ट 18 का, जो आपको 8/8/20 को हो रखा है, और उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 76 से 76 to 90 का डिस्कशन है। आइए 76 नंबर में देखिए कह रहा है मिक्सचर ऑफ X
x है 0.02 मोल्स और x है CO NH3 होल 5SO4 है और ये Br है, ये Br, यही x है, ये x हो गया और इसे एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं। और दूसरा है ये 0.02 मोल CO NH3 होल 5 BrSO4 है, SO4 है, इसे BaCl2 से, BaCl2 है, हाँ Cl2 से, तो ये x बनता है, ये बन रहा है आपका y और ये बन रहा है आपका z। हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y एंड z, लेकिन ये 1 लीटर लेते हैं और मिक्सर है कितने का, 2 लीटर का, तो 2 लीटर में है 0.02 मोल, तो 1 लीटर में 0.01 मोल, 0.02 मोल है तो ये हो गया 0.01 मोल 1 लीटर में, ये दोनों हो गया। अब बताइए यही बनेगा y के साथ रिएक्शन करके, y क्या बनाएगा, AgBr, तो बताइए 1 मोल यानी जितना मोल Br होगा उतने ही मोल AgBr बनेगा, इसका मतलब हो गया। तो बता दिए Br कितना मोल है, 0.01, जितना मोल ये बनेगा BaSO4, ये क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा, SO4 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, तो इसका मतलब जितना मोल SO4 है उतना ही मोल ये बनेगा, तो इसका मोल कितना है 0.01, इसका मतलब Y भी 0.01 और Z भी 0.01 बनेगा। समझ रखें बात को। आइए फिर नेक्स्ट में कह रहा है 77 में हम आते हैं। 77 में अरेंज द वैन डर वाल्स कांस्टेंट B फॉर द गैस। वैन डर वाल्स कांस्टेंट B, वैन डर वाल्स कांस्टेंट 2 है A एंड B, तो वैन डर वाल्स कांस्टेंट B फॉर अ गैस, और गैस के लिए वैन डर वाल्स कांस्टेंट B साइज को रिप्रेजेंट करता है, इफेक्टिव वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, जिसका साइज बड़ा है। तो बताइए सबसे बड़ा ऑर्डर यदि देखें तो सबसे बड़ा C6H5CH3 होगा, सबसे बड़ा होगा। फिर देखिए C6H6 होगा, फिर देखिए ये H2O होगा और फिर देखिए Ne होगा। तो आप बताइए इसके लिए कौन क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा है 24, ये 24 हो गया। फिर कौन हो जाएगा 18, फिर कौन हो जाएगा बोलिएगा, फिर है H2O के लिए हो जाएगा B यानी 5.464 ये हो जाएगा, और इसके लिए 0.217 यानी हम क्या बोलेंगे 1 का D, 2 का कर दीजिए C, और 3 का B, और 4 का 3 का नहीं 4 का B, 3 का क्या हो जाएगा 3 का 2 1 3 का 1 A, 3 का A, और 4 का क्या हो जाएगा 4 का C। ये आप समझ रहे हैं, 4 का C नहीं 4 का B, 4 का B, C एक बार हो रखा है, यानी आप मिला लीजिए आंसर 1 का C, 1 का C, 1 में C6H6 है, 1 का C6H6 ये 1 नहीं है, 1 में है आपको C6H6 ये हुआ 1 का C, और कर दीजिए 2 का D, 1 का ये 2 है, ये 2 है, ये 1 में है, ये आपका 4 में है, और ये आपका 3 में है। तो इसलिए 1 का C, 2 का D, 3 का कर दीजिए B, और 4 का A, 3 का A, 4 का B। तो ये आपका C नंबर ऑप्शन है, देख लीजिए मिला लीजिए। फिर कर रहा है 78 में फॉर द प्रोसेस H2O लिक्विड से गैस, ये प्रोसेस है देखिए H2O लिक्विड से गैस, H2O गैस है। तो लिक्विड से जब गैस में बदलेंगे तो हीट देंगे, तो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से। तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम है, सिस्टम जब लिक्विड से गैस में बदलेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी और सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होगी, घटेगी। डायरेक्शन देखिए इधर की ओर है, तो लिक्विड जब गैस में बदलेगा तो ये सिस्टम का एंट्रोपी चेंज जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, जबकि सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज जो होगा वो लेस देन 0 होगा, यानी घटेगी। तो ये बात दिमाग में रख लेंगे। फिर आइए 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर against the constant pressure of 3 atm in this process change in entropy of the surrounding। देखिए गैस एक्सपेंड कर रहा है,
एक्सपेंशन से एंट्रोपी बढ़ती है। किसकी एंट्रोपी बढ़ेगी? सिस्टम की। लेकिन हमसे पूछ रहा है सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग एंट्रोपी घटेगी, जितने से सिस्टम की बढ़ेगी उतने से सराउंडिंग की क्या होगी? घट जाएगी। तो हमें ये देखना है, चेक करना है। 79 की बात कर रहे हैं हम। तो अब सिस्टम के लिए डेल एस सिस्टम यदि बात करें तो हम क्या लिखेंगे? वर्क डन अपॉन टी। ये क्यू बाय, देखिए ये क्या लिखते हैं? क्यू बाय टी लिखते हैं। क्यू किसके बराबर होता है? माइनस डब्ल्यू। चूंकि हम लोग जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल ई जो होता है वो डेल ई इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है और डेल ई 0 होता है। तो यानी क्यू इजकल टू क्या होगा? माइनस डब्ल्यू। तो ये क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, अपॉन टी करेंगे। और चूंकि कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रोसेस क्या हो गया? इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या लिखते हैं? माइनस पी डेल वी, ये लिखेंगे वर्क डन का, अपॉन टी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पी डेल वी अपॉन टी। पी 3 ATM है देखिए, और डेल भी 1 लीटर हो रहा है तो ये लीटर ATM हो गया। और इसे 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? जूल। 101.3 है, ये जूल हो गया, अपॉन टी 300 केल्विन है। अब बता दीजिए, दोनों कैंसिल कर दीजिए, डेसिमल को यहाँ से हटा करके यहाँ डाल दीजिए, 3 और 3 कैंसिल कर दीजिए, 1.013 जूल के बराबर। सिस्टम के एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो गया। लेकिन डेल एस सराउंडिंग हमसे पूछा जा रहा है तो माइनस डेल एस सिस्टम बोलेंगे, यानी हम बोलेंगे माइनस 1.013 जूल। चेक कर लीजिए, आपका आंसर होगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80 में, प्योर अमोनिया इज प्लेस्ड इन अ वेसल एट टेम्परेचर वेयर द डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा इज अप्रिसिएबल। देखिए ये अमोनिया, प्योर अमोनिया है, NH3 है, ये डिसोशिएट होता है, ये N2 और थ्राइस H2 ऐसे ले लीजिए। इसके लिए अल्फा का मान कर रहा है, आप अल्फा अप्रिसिएबल है, यानी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। एट इक्विलिब्रियम Kp डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विद द प्रेशर। याद करिए, प्रेशर के बढ़ने से या घटने से Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कहता है अल्फा डज नॉट चेंज विथ प्रेशर। प्रेशर के बदलने से अल्फा नहीं बदलेगा। तो याद करिए, प्रेशर के बढ़ने पर वॉल्यूम के घटने पर प्रोसेस उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स घटेगा, यानी ये किधर की ओर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और यदि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो अल्फा घटता है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से अल्फा बढ़ता है। तो इसका मतलब ये कह रहा है डज नॉट चेंज, तो ये गलत हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डज नॉट चेंज विद द प्रेशर। तो आप बताइए, प्रेशर बढ़ाएंगे तो अमोनिया का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर घटाएंगे तो अमोनिया का कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा, यानी ये भी गलत है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। आप देखिए, हमेशा हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन होगा नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन से 3 टाइम्स होगा, यानी हाइड्रोजन देखिए 3 है, ये 1 है, ये 1 मोल बनेगा तो ये 3 मोल बनेगा। तो कंसंट्रेशन हमेशा 3 टाइम्स होगा, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो गया? 80 का ए। 81 में हम आते हैं। देखिए बेटा, कह इन सॉलिड ए बी हैविंग द NaCl स्ट्रक्चर ए एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो देखिए, जो कॉर्नर पर होता है NaCl में वही फेस सेंटर पर होगा। तो इसलिए ए की संख्या क्या हो गया? 4, और बी की संख्या क्या भी हो जाएगा? 4, ये भी 4। तो A4 B4 हुआ। फिर अब आइए, इफ द फेस सेंटर्ड एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस, किसी एक एक्सिस में, जैसे ये एक एक्सिस हो गया तो इस एक एक्सिस में 2 फेस होगा। तो दोनों फेस पर कौन है? ये, तो वो रिमूव हो रहा है। तो 1/2 इंटू 2, एक फेस पर 2 होता है। देखिए 1 हो गया, यानी क्या हो गया? A3B4। ये ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला आउट भी था A3B4। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है मिथिलीन ब्लू फॉर्म इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एड्जॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। एड्जॉर्प्शन हो रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, एड्जॉर्प्शन में क्या होता है? एड्जॉर्प्शन क्या है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो कह रहा है द एड्जॉर्प्शन रिक्वायर्स एक्टिवेशन। नहीं, कह रहा है एड्जॉर्प्शन इज अकम्पेनिड बाय द डिक्रीज इन इंथैल्पी। इंथैल्पी घटेगा अर्थात एनर्जी इवॉल्व होगा, तो ये सही होगा। एक्टिवेशन, एड्जॉर्प्शन तो खुद एक्टिवेट करता है, कोई रिएक्शन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशन के लिए प्रोसेस ही एड्जॉर्प्शन होता है। तो इसलिए एड्जॉर्प्शन नॉट रिक्वायर्स एक्टिवेशन, बल्कि एड्जॉर्प्शन इज अकम्पेनिड बाय डिक्रीज इन इंथैल्पी। डिक्रीज इन इंथैल्पी का मतलब हुआ इंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव एंड प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, यही बोलेंगे। एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक्चुअली एड्जॉर्प्शन याद करिए, हम आपके रिवीजन के लिए बोल रहे हैं। ये x/m और ये प्रेशर है, तो ये कहा था और ये कहा था, ये T1 है, ये T2 है। T2 इज लेस देन T1, यानी टेम्परेचर के घटने पर T2 इज ग्रेटर देन, T2 इज
ग्रेटर देन T1। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर देखिए एड्जॉर्प्शन घट रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने पर एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, घट रहा है, जबकि ये कह रहा है एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, ये भी गलत है। फिर हमें यहाँ पर कहा गया है एड्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, नहीं, जब हम केवल एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो वो फिजिजॉर्प्शन होता है और फिजिजॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 83 में, 83 देखिए कह रहा है कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म CCP। देखिए Y CCP है, यानी कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर है, 4 हो गया। एंड दोज ऑफ एलिमेंट X ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड। तो ये X 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या कितनी होती है, 8, इसका 2/3 कर दीजिए, ये हो गया। इसी को सॉल्व करना है, X 16 और Y 4 × 3 12, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा, यानी X4 Y3 ए नंबर। चलिए फिर कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्वेश्चन नंबर 84 बात कर रहे हैं 84 में कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इथाइल अल्कोहल है और एसीटोन है, नहीं एसीटोन नहीं ईथर है, वुड बी एक्सपेक्टेड हैव द सेम वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम होगा। कह रहा बॉइलिंग पॉइंट नहीं, वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर नहीं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं, गैसियस डेंसिटी एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैसियस डेंसिटी की बात करेंगे, एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर है ही, याद करिए PM = DRT होता है और D = क्या होगा, PM/RT बोलेंगे। देखिए R तो कांस्टेंट है ही, यदि प्रेशर और टेम्परेचर सेम है और आइसोमर्स है तो मॉलिक्यूलर वेट सेम ही होता है, तो बता दीजिए सब यदि सेम है तो डेंसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। याद रख लेंगे इन चीज़ों को, ध्यान में रखिए। 85 में देखिए कह रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, बिकॉज याद करिए सॉल्ट ब्रिज में हम उसी इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं जिस इलेक्ट्रोलाइट के केटायन और एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होता है। ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होने का मतलब है उसके आयन का आयनिक वेलोसिटी भी अप्रॉक्सीमेटली क्या रहेगा, सेम। तो चेक कर लीजिए आयनिक वेलोसिटी सेम होगा। फिर कह रहा है 86 में आ जाइए, द रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस एज द फॉलोज। 2 रिएक्शन है दिया हुआ, देख रहे हैं, और आप गौर करिए आयरन का रस्टिंग होता है यानी आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये आयरन वाला एनोड पर होगा और देखिए वाटर का जो फॉर्मेशन है वो कैथोड पर होगा। तो हम E0 सेल यदि निकालेंगे तो कैथोड के लिए देखिए पॉजिटिव है और एनोड के लिए माइनस कर दीजिए 0.44 वोल्ट है, ये E0 सेल हो गया। मुझे डेल G0 निकालना है, तो डेल G0 = क्या होता है, -NF E0 सेल। N देखिए दोनों ही रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन F यहाँ रख दीजिए 96500 NF E0 सेल, यही हो गया। यानी हम इसे लिखेंगे -2 × देखिए 437 और 426 यानी 1.67 × 96500, ये जूल में होगा, लेकिन मुझे आंसर दिया हुआ है किलो जूल में, तो हम इसे क्या करेंगे बोलिए, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, आप इसको लगभग 100 ले लीजिए और ये 200 हो जाएगा, यानी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इतना, यानी 167 × 2, यानी हम कह सकते हैं -14 हो गया, 3 हो गया और 2, 334 के करीब हो गया, 334 के करीब हुआ। चूंकि हमने इसको लगभग देखिए इसको हमने लगभग 100 लेकर के चले तो थोड़ा बड़ा मिला है, सही मायने में आंसर क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम, यानी हमारा आंसर क्या होगा 322। चलिए 87 की बात कर लेते हैं। करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, करेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट चुनना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। याद करिए हम जब किसी भी रिएक्शन का रेट लिखते हैं, रेट कांस्टेंट के A⁴ और B⁴ लिखते हैं, तो m और n का सम होता है, यानी इसका मतलब है कि जो डिफरेंशियल रेट लॉ होता है उस डिफरेंशियल रेट लॉ के पावर का कंसंट्रेशन टर्म के पावर का सम होता है, तो ये भी सही हो गया। करेक्ट, इट इज नॉट अफेक्टेड विद द स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट पर निर्भर नहीं करता, ये भी करेक्ट है। फिर कहता है ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शन, जबकि हम जानते हैं कि ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है बल्कि मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। आइए क्वेश्चन नंबर 88, रिएक्शन वाज फाउंड टू बी द सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब है कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्बन मोनोऑक्साइड के कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा।
If the concentration of carbon monoxide is double with the everything else kept the same, the rate of reaction will be, obviously concentration डबल होगा तो उसका पावर 2 करेंगे तो रेट जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 to the power 2 टाइम्स होगा। तो यानी इसका मतलब है कि 4 टाइम्स का देंगे। चेक कर लीजिए 4 टाइम्स ऑप्शन होगा आपका। कह रहा है इन वैन डर वाल्स इक्वेशन द स्टेट ऑफ गैस लॉ द कांस्टेंट बी इज मेजर ऑफ, वी क्या कहलाता है? इफेक्टिव वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम पहला ही ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर में जरा देख लीजिए, हमको पूछा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी पीएस, ये क्या यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब यदि सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन हो गया, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू पी नॉट के बराबर का होगा। याद करिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वाटर है तो 178.2 अपॉन 18, 178.2 अपॉन 18 प्लस देखिए 18 अपॉन 180 और इनटू वाटर का, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना लेते हैं? 760, तो 760 ले लेंगे तो देखिए ये लगभग कह दीजिए 9.9 होगा, और ये 9.9 प्लस 0.1 इंटू 760 होगा, यानी 9.9 कह दीजिए अपॉन 10 इंटू 760 होगा, कैंसिल कर दीजिए, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं 9.9 इंटू 76 कह सकते हैं। अब आप देखिए 9.9 को 10 ले लेंगे 760 होगा ना, और 760 में 0.1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 760 में, और ये 7.6 को घटा दीजिए, 7.6 को घटा दीजिए 4 हुआ, यहाँ पर 2 दे दीजिए और 752.4 कह सकते हैं। चेक योर आंसर, यानी ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए थैंक यू, आप समझ गए होंगे। हम बात करेंगे अगले टेस्ट का डिस्कशन के बाद में।